हेलो स्टूडेंट्स। आज इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस में मैं आपके सामने जो पढ़ा रहा हूँ वो है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो पहले हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उसके एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। तो गॉस साहब ने क्या बोला, अगर ये हमारे पास एक स्फेयर है और इसके अंदर सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, तो ऐसे क्रॉस करके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो गॉस साहब ने बोला कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओवर क्लोज सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस में से, स्फेयर में से जो क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, 1 upon epsilon naught times the charge enclosed the surface। ठीक है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये हमारा होगा। दैट इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो ये हमारा गॉस थ्योरम होगी कि जो टोटल फ्लक्स है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज द सरफेस के इक्वल होगा। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, ये सरफेस को शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है, डॉट लगाए तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख देंगे। ये इंटीग्रेशन है और ये हमारे पास क्लोज सरफेस को शो कर रहा है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज द सरफेस। तो ये भी हम यहाँ से कह सकते हैं। अब गॉस थ्योरम का प्रूफ हम देख लेते हैं बच्चों, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को प्रूफ हमें यहाँ पर करना है। देखो ये स्फेयर हमने लाइट किया, इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है और इस पॉइंट पे P पॉइंट मैंने लाइट कर लिया कि कोई P पॉइंट है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और एरिया वेक्टर इधर होगा। ये जो छोटा सा सरफेस एरिया है उसको मैंने ds लाइट कर लिया है और जिसका नॉर्मल वेक्टर इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ तो क्या होगा बच्चों, आप फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है r, तो क्या हो जाएगा बच्चों, r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, तो स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, यानी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लिखा जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, डॉट को ओपन करेंगे तो क्या लगेगा, कॉस लगेगा। और किस किस के बीच में है, वेक्टर सरफेस एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है बच्चों, 0 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो कॉस 0 पे क्या होता है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, और E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू पुट कर सकते हैं ऊपर से, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ओवर ds। तो यहाँ से देखो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू टोटल सरफेस एरिया को शो कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 4 पाई से देखो 4 पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ से जो हमारा फाई है वो किसके इक्वल हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गया, है ना। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हमारा आ गया। तो यहाँ से हमारी ये गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई। तो अब हम चलेंगे इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो देखो बच्चों, हमने लेट किया है कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली वायर है, ये इस तरफ इनफाइनाइटली बढ़ रहा है, इस तरफ इनफाइनाइटली ऐसे बढ़ता जा रहा है, और इस पर जो चार्ज है वो प्लस का चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेट कर लिया है। तो इस वायर को, जो वायर होता है लाइक ए सिलेंडर की तरह काम करता है, तो इस वायर को मैं एक सिलेंडर अगर एज्यूम कर लेता हूँ, ये मैंने इसको एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है बच्चों, L है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इस वायर के चारों तरफ होगी। जैसे ये हमारा वायर हो गया, तो इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। तो अगर मैं इस आउटर सरफेस की बात करूं, तो आउटर सरफेस ये वाला सरफेस हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, और इस वाले एरिया, ये एरिया मान लिया मेरे पास ds है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। अगर मैं इसके एरिया की नॉर्मल वेक्टर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा, और इसका एरिया का नॉर्मल वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। इस वायर की लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं गॉस थ्योरम लगाता हूँ तो गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर और इसका नॉर्मल वेक्टर इधर, तो 90 का बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका भी 90 बनेगा, और कॉस 90 पे क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी होगी नहीं, क्योंकि फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो केवल इस वाले सरफेस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट एंड इसको मान लेता हूँ फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, और ये हमारे पास थर्ड सरफेस। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम फॉर सरफेसेस 1 एंड सेकंड। तो 1 और सेकंड के लिए अगर मैं लगाता हूँ तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो सरफेस एरिया है इसका 90 का एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और ये भी 90 एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कॉस 90 पे क्या होता है, 0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी इस सरफेस की वजह से और इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी नहीं। तो हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम थर्ड सरफेस के लिए। तो नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम applying Gauss theorem for थर्ड सरफेस। तो अगर मैं थर्ड सरफेस के लिए गॉस थ्योरम लगाता हूँ, थर्ड सरफेस ये हो गया, और यहाँ पर देखो नॉर्मल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किसके इक्वल होगी, क्यू अपॉन लेंथ के इक्वल, चार्ज अपॉन लेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल के इक्वल हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब कॉस 0 पे क्या होता है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी कौन कर रहा है, सरफेस एरिया वेरी कर रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखो ई इंटू सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, 2πr_l। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास r, ठीक है। और इधर q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पुट कर देंगे लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो l से देखो l कट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ से आएगी वो हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2πr, नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 2π एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो अगर कोई आपसे वेरिएशन पूछता है, ग्राफ पूछता है, किस किस के बीच में ग्राफ पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच में ग्राफ पूछता है, तो कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, जो इस टाइप से हमारा आता है। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब मैं चलता हूँ इसकी सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है। तो ऐसे करके इनफाइनाइटली बढ़ रही है और इधर से भी इनफाइनाइटली बढ़ रही है, और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारा प्लस का, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज इसका प्लस का, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है। तो देखो चार्ज दोनों तरफ होगा, इधर तरफ भी और इधर भी तरफ भी। तो मैंने लेट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास इधर एक गॉसियन सरफेस है ये, और इधर की तरफ एक दूसरा गॉसियन सरफेस है ये। छोटा सा पोर्शन मैंने इसका लेट किया, इसका सरफेस एरिया ds, इसका सरफेस एरिया ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर से ये हो जाएगी, और इसका नॉर्मल वेक्टर n भी इधर हो जाएगा। ऐसे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी इधर की तरफ, और इसका नॉर्मल वेक्टर भी n इधर की तरफ हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा। तो देखो सिग्मा है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन ds। तो यहाँ से अगर मैं Q निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds के इक्वल हो जाएगा, है ना। चार्ज अपॉन एरिया के इक्वल होगा। छोटा सा एरिया हमने लेट किया है, कौन सा, ये ds, ये ds। तो सिग्मा यानी Q अपॉन ds, तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है इधर भी है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फ्रॉम गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डॉट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, E ds cos 0 डिग्री सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, cos 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और नॉर्मल वेक्टर भी इधर, ऐसा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, लेकिन देखो डबल है इधर भी, तो क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे हम, ठीक है। डबल है हमारे पास, इधर भी तो डबल कर देंगे इसका। उसके बाद देखो 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds बचेगा, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़ा सरफेस एरिया होगा ये, तो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं इसका सिग्मा इंटू क्यू अपॉन एस कर देता हूँ, ठीक है, छोटे से पोर्शन का माना तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया इसका होगा इनफाइनाइट का, तो इसको क्यू इंटू सिग्मा इंटू एस हम लिख सकते हैं। तो टोटल अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, एस। तो क्यू की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो एस से एस हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से आएगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन ये नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी निकल कर आ गई किसकी, इनफाइनाइटली थिन यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन सीट की वजह से। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी आती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अब हम एक स्फेरिकल सेल की वजह से निकालेंगे। तो हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है और इसके सरफेस पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है वो हमारा प्लस का क्यू यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज हमने इस पर लेट कर लिया, कितना है, क्यू है, ठीक है बच्चों। ये स्फेरिकल सेल हमारा हो गया जिस पर चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू है। अब इसकी जो रेडियस है वो मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर इसकी रेडियस है। तो इसमें हमारे 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ। तो इसके आउटसाइड मैंने लेट किया कि ये मेरे पास इसके आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस है और मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, जिसको मैंने पी पॉइंट नेम दिया। तो इस पी पॉइंट को लेके मैंने एक सरफेस एरिया लेट कर लिया डी एस। तो आपको पता है यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी तो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इधर की तरफ, और इसका जो सरफेस नॉर्मल वेक्टर होगा एन वो भी हमारा बाहर की तरफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, ये सेंटर हो गया इसका ओ, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अगर मैं गॉस थ्योरम लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो क्या लिखा जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो हमने ये सरफेस माना है डी एस, इसका टोटल इंटीग्रेशन करके कितना सरफेस एरिया बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिली वो क्या हो गई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के इक्वल। तो एक स्फेरिकल सेल की वजह से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से निकल कर आई है। और देखो पॉइंट चार्ज की वजह से भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर स्फेरिकल सेल के बाहर कोई पॉइंट है तो स्फेरिकल सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। अगर स्फेरिकल सेल के बाहर कोई पॉइंट है तो स्फेरिकल सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। ओके, अब इसका बी पार्ट ले लेते हैं। ये मैंने निकाला आउटसाइड। अगर मैं सरफेस की बात कर लेता हूं बच्चों, एट द पॉइंट
on the surface of the spherical cell, on the surface of the spherical cell. अगर स्फेरिकल सेल के सरफेस पर हो जाए कोई पॉइंट, तो आपको पता है सरफेस पर स्मॉल आर किसके इक्वल होगा बच्चों, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी बच्चों, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ पर, सरफेस पर। ओके बच्चों, देखो अगर मैं दूसरी फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ, मैं लेट कर लेता हूँ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल सेल, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल सेल। अगर सिग्मा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है स्फेरिकल सेल की, तो सिग्मा क्या लिखा जाएगा बच्चों, Q अपॉन, ठीक है, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से अगर मैं Q निकालूं तो Q हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इस Q की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे मिलेगी E, वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे यहाँ से मिली वो मिली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में सरफेस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अच्छा, हमने आउटसाइड देख लिया, सरफेस पर देख लिया, अब इनसाइड भी बनता है सी पार्ट, ठीक है। अब सी पार्ट क्या कहता है हमारा, इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो अगर मैं स्फेरिकल सेल के इनसाइड निकालता हूं, इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड क्या चार्ज है बच्चों, नहीं है। तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड Q कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर मैं गॉस थ्योरम की बात करूं, फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है, अगर मैं गॉस थ्योरम की बात करता हूं तो गॉस थ्योरम से क्या होगा भाई, आप लिखेंगे E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आउटसाइड स्फेरिकल सेल ऐसे एक्ट करेगा जैसे पॉइंट चार्ज करता है, सरफेस पर मैक्सिमम होगी, जो हमने यहाँ से अभी निकाली है। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी आती है वो आती है, अच्छा इससे पहले हम ग्राफ और देख लेते हैं। यहाँ से देखो जो E है वो क्या है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आउटसाइड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और सरफेस पर E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो जो इसका ग्राफ बनेगा सिंपली, वो ग्राफ हमारा इस टाइप से बनेगा। ये देखो, इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इधर हमारा डिस्टेंस चल रहा है स्मॉल r। तो देखो इस वाल यहाँ तक तो हमारी, जब तक स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है, अंदर की बात करूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो यहाँ तक, इससे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गई है, यहाँ पर मैक्सिमम हो गई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमारा आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है। कंडक्टिंग में और नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस है बच्चों? मैंने जो भी चार्ज नॉन कंडक्टिंग को ये दिया तो जहाँ पर मैंने चार्ज दिया है ये वहीं पर पड़ा रहेगा, लेकिन अगर मैं कंडक्टिंग में देता तो ये आउटसाइड स्फेरिकल के आउटसाइड सरफेस पर चला जाता। ठीक है, तो इतना हमारा कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में डिफरेंस होता है। तो इस नॉन कंडक्टिंग की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो मैंने लेट कर ली कैपिटल आर है। तो वही फर्स्ट केस में लेकर चल रहा हूँ। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं निकाल रहा हूँ इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर हम निकाल रहे हैं। तो इनसाइड में लेट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक छोटा सा इस वाले इनसाइड में हमें निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया बच्चों, स्मॉल आर है। तो ये पॉइंट पी यानी इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये छोटा सा सरफेस एरिया लेट कर लिया मैंने। आपको पता ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा एन वो भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो छोटा सा एक सॉलिड स्फीयर मैंने लेट कर लिया। चार्ज लेट किया मैंने, चार्ज जो स्फीयर पे है, चार्ज ऑन स्फीयर वो कितना है हमारे पास, Q है। इस स्फीयर पर जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास, Q है। तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि जो सरफेस इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, सॉरी, तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो हमारी किसके इक्वल है बच्चों? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लेट कर लेते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी इक्वल है रो के। तो आपको पता ही रो किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन वॉल्यूम। तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो पहले मैं निकाल रहा हूँ इनसाइड द स्फीयर। अब टोटल पर चार्ज Q है तो इस पर चार्ज कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। या मैं देखूं पहले फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो अगर मैं गॉस थ्योरम की बात करता हूं तो गॉस थ्योरम से इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। इस वाले सरफेस पे चार्ज मान लिया मैंने कितना है, क्यू डैश है। तो यहाँ पर देखो डॉट को ओपन करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री और क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इम्प्लाइज दैट, देखो क्या होगा यहाँ से इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर ले लेता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बच जाएगा cos 0 पे 1 एंड क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू, तो सरफेस एरिया क्या होगा, वही 4 पाई आर स्क्वायर। तो यही हमारे पास सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, और इज इक्वल टू क्यू डैश। देखो यहाँ से अगर मैं क्यू डैश की बात कर देता हूँ कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं क्यू डैश की वैल्यू निकालता हूँ तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 पाई से 4 पाई जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगी तो E इज इक्वल टू, उधर क्या बच रहा है, रो, ऊपर R, नीचे 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। अच्छा एप्सिलॉन ओनली एप्सिलॉन होगा,
क्योंकि इसके अंदर मटेरियल है, अगर मटेरियल नहीं होता तो फ्री स्पेस लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ओनली एप्सिलॉन आ जाएगा मीडियम के लिए, या तो हम एप्सिलॉन एम से डिनोट कर सकते हैं या एप्सिलॉन डिनोट कर लो ओनली। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी निकल कर इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से निकल कर आ जाएगी। नाउ अगर मैं बात करता हूँ इसका सेकंड केस, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर के सरफेस पर स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाए, कैपिटल आर के इक्वल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास वही मैक्सिमम वैल्यू होगी जैसे पहले था। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्मॉल आर के, जैसे हम ग्राफ बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, जैसा पहले बनाया था हमने। अब थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, इनसाइड हो गया, सरफेस पे हो गया। अगर मैं आउटसाइड निकालता हूँ बच्चों, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूँ तो इसके आउटसाइड यहाँ पर हमारा एक गॉसियन सरफेस बन जाएगा इस टाइप से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, ये हमारे पास सरफेस एरिया, इसका नॉर्मल वेक्टर हमारा इधर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आउटसाइड निकालता हूँ और गॉस थ्योरम लगाता हूँ बच्चों, फ्रॉम गॉस थ्योरम तो गॉस थ्योरम से देखो क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम से ई डॉट डॉट क्या हटा ही लेते हैं, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री कर लेते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा यहाँ से। और क्या हो जाएगा देखो, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि E इंटू डी एस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि अब स्मॉल आर जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, स्मॉल आर जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो वही आ गया जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। यानी अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूँ तो आउटसाइड ये कैसे एक्ट करेगा, सॉलिड स्फीयर भी कैसे एक्ट करेगा हमारा, लाइक ए पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था आर के। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ देखता हूँ, तो इधर हमारा डिस्टेंस, इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ अगर मैं देखता हूँ तो देखो, जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के अंदर नहीं इक्वल नहीं होता है, ठीक है, इस सॉलिड की बात कर लेते हैं कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं होता है, ठीक है, तब तक क्या है, इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तक हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ से देखो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारी एप्लीकेशंस, गॉस थ्योरम उसकी एप्लीकेशंस थी। थैंक यू सो मच।